चैप्टर नंबर 10 लेक्चर नंबर 1 सर्कुलर मोशन। इस वीडियो में जिस टॉपिक को हमें डिस्कस करना है वो टॉपिक है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी पार्टिकल का सर्कुलर मोशन होता है तो उसके रिलेटेड जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर ये कंसेप्ट समझ में आता है तो ही सर्कुलर मोशन के जो आने वाले कंसेप्ट्स है वो इजीली आपको समझ में आएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। इस वीडियो में हमें जिन टॉपिक्स को डिस्कस करना है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन। ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज उस पार्टिकल के रिलेटेड होंगे जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ओके, तो इनके वैल्यूज क्या होंगे, इनके फॉर्मूलाज क्या होंगे, इनका यूनिट क्या होगा और ये सभी एक में के ऊपर कैसे डिपेंड होंगे, इनके ऊपर हम अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जनरली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्टडी किया था जिसको हमने एस से रिप्रेजेंट किया था। लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज अ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। उसी तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसको भी एक डायरेक्शन होगा और इसका भी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेट अस इमेजिन दैट there is one particle which is performing circular motion on this circular track। एक सर्कुलर पाथ है, इस पाथ के ऊपर एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ऐसा हम इमेजिन करेंगे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, अब ये जो भी पार्टिकल है जैसे इसका मोशन यहां से स्टार्ट होगा तो इस पॉइंट को हम ए नाम देंगे। जब इसका मोशन जस्ट स्टार्ट हुआ है उस वक्त टाइम की वैल्यू जो है वो हम 0 कंसिडर करेंगे। ओके, तो जैसे ये मोशन में आता है तो कुछ देर बाद मान के चलिए कि ये पार्टिकल यहां पे पहुंच गया, जो इस पोजीशन को हम बी नाम देंगे। यही पार्टिकल कुछ देर बाद यहां पे पहुंच गया है। ओके, तो अब पहले पार्टिकल कहां पे था? पोजीशन ए पे। कुछ देर बाद पार्टिकल कहां पहुंचा है? बी बी इस पोजीशन पे। तो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम दोनों का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं। सो दिस वन इज अ इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 0। कुछ देर बाद वो पार्टिकल यहां से लेके यहां तक पहुंचा है तो उस वक्त का जो भी पोजीशन वेक्टर होगा इट इज अ ओ बी। सो वी कैन से दैट ओ ए is the initial position vector of that particle, OB is a final position vector of that particle। ओके, तो अब इस पोजीशन वेक्टर ने विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन कितना एंगल यहां पे ड्रॉ किया है, कितना एंगल यहां पे ट्रेस किया है। दिस एंगल which is traced by the final position vector with respect to the initial position vector, this angle is called as an angular displacement। ओके, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जैसे जैसे पार्टिकल मूव होगा वैसे वैसे थीटा की वैल्यू बढ़ते जाएगा। अब मान के चलिए कि एक इंस्टेंट पे पार्टिकल यहां पे पहुंच गया। ओके, अगर पार्टिकल यहां पे पहुंचता है तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल? सो 90 डिग्री। सो यहां पे हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होगा, मींस मैग्नीट्यूड। अगर पार्टिकल यहां से मोशन स्टार्ट हुआ और कुछ देर बाद पार्टिकल अगर यहां पे पहुंचता है तो विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन उस पोजीशन वेक्टर ने कितना एंगल किया है? 180 डिग्री। तो यहां से लेके यहां तक हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर पार्टिकल कुछ देर बाद यहां से मोशन स्टार्ट किया और कुछ देर बाद वो यहां पे पहुंचता है तो वी कैन से दैट थीटा इज इक्वल्स टू 270 डिग्री।
ओके अगर पार्टिकल जहां से मोशन स्टार्ट हुआ पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद अगर उसी जगह पे पहुंचता है तो उस वक्त जो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा दिस इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके तो यहां पे ये जो भी एंगल फाइनल पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन वेक्टर दिस एंगल इज कॉल्ड एज एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट जस्ट लाइक अ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड तो हमें पता चल रहा है, उसका डायरेक्शन कैसा होगा। तो डायरेक्शन ऑफ दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। वो क्या होता है देखिए, अब जो भी पार्टिकल यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका डायरेक्शन कैसा है वो हमें सबसे पहले देखना है। तो वो डायरेक्शन है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसके दो पॉसिबल हो सकते हैं डायरेक्शंस, एक तो वो मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या मूव करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम ऐसा इमेजिन करके चलते हैं कि फिलहाल ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कर रहा है लाइक दिस वन। तो हमारा जो राइट हैंड है उसको इस तरीके से पकड़ना है। सो दिस कर्ल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दैट पार्टिकल। ओके जो कि हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहा है। सो इन दैट केस दिस थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो यहां पे इस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो भी है वो आउटवर्ड आ रहा है। ओके अगर पार्टिकल ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से, तो उस वक्त उसी राइट हैंड को हमें इस तरीके से पकड़ना है और ये जो भी कर्ल फिंगर है दिस रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ दैट पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दैट पार्टिकल जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। सो इन दैट केस थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज इनवर्ड। ओके ये जो भी डायरेक्शन होता है इट इज ऑलवेज perpendicular to that plane in which that particle performing circular motion उस प्लेन को वो परपेंडिकुलर होगा। एक तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मूव होगा वो आउटवर्ड रहेगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मूव होगा उसी प्लेन को वो परपेंडिकुलर होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन वो इनवर्ड होगा। ओके सो दिस इज अबाउट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो हम तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल वी कैन फाइंड आउट द इट्स डायरेक्शन आल्सो। इतना आपको याद रखना है, जब भी पार्टिकल का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन होता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन आउटवर्ड रहेगा और जब भी वो सर्कुलर मोशन करता है एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस वक्त एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये इनवर्ड रहेगा परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन। ओके तो हम अब ये कंसेप्ट जो भी है ये अच्छी तरह से समझ चुके हैं थीटा। अब थीटा का यूनिट क्या होगा, जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट था मीटर, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है रेडियन, उसको हम रैड करके लिखेंगे। ओके सो ये इतना आपको याद रखना है। अब वो एंगल में से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। जैसे लीनियर वेलोसिटी है जब भी ट्रांसलेशन मोशन होता है तो सर्कुलर मोशन में हम यहाँ पे इंस्टेंट ऑफ लीनियर वेलोसिटी हम एंगुलर वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करेंगे और वो है ओमेगा। अब मान के चलिए कि यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है, सो इस पार्ट जो भी पार्टिकल है इस सर्कुलर पाथ पे मूव हो रहा है। ओके सर्कुलर मोशन यहाँ पे कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस इज द सेंटर जिसको हम नाम दे देंगे ओ। ये पॉइंट है ए पॉइंट, ओके जहाँ पे फिलहाल पार्टिकल है। जब वो ए पॉइंट पे था उस वक्त टाइम की वैल्यू हो चुका है 0। जब वो ए से लेके बी तक पहुंचेगा आफ्टर टाइम टी, सो बी पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो उसने जो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया है दिस इज दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब मान के चलिए कि पार्टिकल ऑलरेडी बी पॉइंट तक आ चुका है इतने टाइम इंटरवल में। अब बी से लेके वो एक बहुत ही पास में एक और एक पॉइंट है, पोजीशन है सी पॉइंट। ओके सो वो पार्टिकल बी से लेके सी तक आने के लिए मान के चलिए कि डेल्टा
टी इतना टाइम वो ले रहा है। सो इतने स्मॉल टाइम इंटरवल में वो पार्टिकल बी से लेके सी पोजीशन तक आ चुका है। जब वो सी पोजीशन तक आएगा तो उस वक्त उसका जो भी पोजीशन वेक्टर होगा, सो दिस इज दैट पोजीशन वेक्टर। सो विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन, अब वो जब बी से लेके सी तक आया तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? सो दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लेट अस इमेजिन दैट इट इज इक्वल टू डेल्टा थीटा, यानी डेल्टा टी इतने टाइम इंटरवल में, जो कि बहुत ही छोटा है, इतने टाइम इंटरवल में उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हो चुका है, इट इज अ डेल्टा थीटा। ओके, अब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज अ ओमेगा विच इज डिफाइंड एज लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। सो ये लिमिट के फॉर्म में ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख चुके हैं, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिफाइन किया जाता है। जो डेल्टा टी है, ओके, दिस इज अ वेरी स्मॉल इंटरवल, और इस स्मॉल इंटरवल में बहुत ही कम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उस पार्टिकल का हो चुका है जब वो बी से लेके सी तक गया। अब बाय यूजिंग मैथमेटिकल फॉर्मूला हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सो डी थीटा अपॉन डी टी। What is theta? It is the angular displacement. What is t? It's a time. So with a rate of change of angular displacement with time is called as an angular displacement. So sorry, angular velocity. So angular velocity को हम इस तरीके से define करेंगे. The rate of change of angular displacement with time is called as an angular velocity. So ये formula बहुत important है, इसका use हम बार बार करने वाले हैं। ओके, तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस टाइम इंटरवल में, उसका रेशियो इज अ एंगुलर वेलोसिटी। अब इसका यूनिट क्या होगा? जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट पता है हमें रेडियन, और टाइम का यूनिट पता है हमें सेकंड। सो इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड। ओके, दिस इज द यूनिट ऑफ दिस वन। ओके, तो ये था एंगुलर वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन। अब एंगुलर वेलोसिटी का जो भी डायरेक्शन है वो कैसे होगा? सेम बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो एंगुलर वेलोसिटी मींस ओमेगा का जो भी डायरेक्शन होगा, इट इज जस्ट परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन इन विच पार्टिकल इज मूविंग एंड आउटवर्ड। अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो जो भी एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, इट इज परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन बट इनवर्ड, अंदर की तरफ रहेगा वो। ओके, सो दिस इज अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें डिस्कस करना है। किसी भी पॉइंट पे जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस सर्कुलर पाथ पे किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल अगर यहाँ पे, तो उसका लीनियर वेलोसिटी जो भी होता है, इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू दैट पॉइंट। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। जब वो बी पॉइंट पे पहुंचा तो उस वक्त उसकी लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा। जब वो सी पॉइंट पे पहुंचा उस वक्त लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का होगा। सो लीनियर वेलोसिटी of that particle which is performing circular motion is always tangential. ओके, ये हमें याद रखना है। अब देखिए इस केस में अगर हम देखते हैं कि इतने छोटे टाइम इंटरवल में इतना उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। अब जब इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होने के लिए, इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होने के लिए पार्टिकल कहां से कहां तक मूव हुआ है? बी से लेके सी पोजीशन तक। अब ये जो भी है टाइम इंटरवल बहुत कम है, तो ये जो भी है दिस इज अ आर्क ऑफ द सर्कल। ओके, बी से लेके सी तक। सो अगर हम बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल कंसिडर करते हैं, सो दिस आर्क ऑफ दैट सर्कल इट्स लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन। वो स्ट्रेट लाइन जैसे दिखेगा हमें। तो ये जो भी डिस्टेंस है बी से लेके सी तक, उसको हम डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करेंगे। सो डेल्टा एस इज अ एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू सी। सो इतने टाइम इंटरवल में इतना उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है और उसका इतना लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ओके,
तो यहां पे हम अगर वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, सो वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट बी, ओके, विच इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द लीनियर वेलोसिटी, जो कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं वन डायमेंशन मोशन में। ओके, सो अब डेल्टा एस, डेल्टा थीटा और डेल्टा टी, इन तीनों में कुछ रिलेशन है क्या? सो स्पेशली इन दोनों में कुछ रिलेशन है क्या, वो हम देखते हैं। तो यहां पे देखिए, डेल्टा एस इज अ लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड डेल्टा थीटा इज अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इस सर्कल का हम रेडियस अगर आर कंसिडर करते हैं, इस सर्कल का रेडियस अगर हम आर कंसिडर करते हैं, तो लेंथ ऑफ दैट आर्क, length of that circle, which is equals to delta s is equals to r into delta theta। ये हम ऑलरेडी यूज करते हैं बहुत बार ऐसा फॉर्मूला। सो डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। सो ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इस इक्वेशन में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो आर बाहर आएगा, आर बाहर आने के बाद लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल थीटा अपॉन डेल टी। तो इसका वैल्यू क्या होता है? दिस इज अ डी थीटा बाय डी टी। सो देयरफॉर इसका जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये आर बाहर आ जाएगा और बाकी जो बचा हुआ है उसकी वैल्यू जो भी आएगा डी थीटा अपॉन डी टी। सो ये किसकी वैल्यू है? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो डी थीटा बाय डी टी इज अ ओमेगा। सो देयरफॉर फाइनल इक्वेशन जो हमें मिलेगा, सो v इज इक्वल्स टू r इनटू ओमेगा। व्हाट इज v? इट्स अ लीनियर वेलोसिटी। व्हाट इज r? It is the radius of that circle in which that particle is performing circular motion. What is omega? It's the angular velocity. यानी एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी, इन दोनों में जो रिलेशन आ रहा है वो ये आ रहा है, v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। अब इसको थोड़ा अच्छी तरह से हम यहां पे समझते हैं। v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओके, अगर ओमेगा की वैल्यू बढ़ेगा तो डेफिनेटली v की वैल्यू भी बढ़ेगा। अब ये जो भी इक्वेशन है ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा है, क्योंकि v इज अ लीनियर वेलोसिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। r is a position vector of that particle with respect to origin. It is also the vector quantity. Omega is a vector quantity, angular displacement. अब ये तीनों वेक्टर क्वांटिटीज है। ओके, तो इनका वेक्टर के फॉर्म में जो इक्वेशन आएगा, दैट इक्वेशन इज v is equals to ओमेगा क्रॉस r। वेक्टर के फॉर्म में ये इक्वेशन आता है। ओके, अब एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, ये जो भी वेलोसिटी है, दिस इज अ लीनियर वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल एट गिवन इंस्टेंट इज इक्वल्स टू क्रॉस प्रोडक्ट इन बिटवीन ओमेगा एंड आर। जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट को स्टडी किया था वेक्टर्स में, वेक्टर्स के चैप्टर में, तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट रिजल्टेंट वेक्टर आता है, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन इस v का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? दिस v should be perpendicular to omega, this v should be perpendicular to r। यानी ओमेगा और r, इन दोनों को v परपेंडिकुलर होगा। अब वेक्टर के फॉर्म में इन तीनों के डायरेक्शंस हम देख लेते हैं। देखिए, v जो भी है, v का डायरेक्शन जो भी होगा, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द v। ओके, जब वो सी पॉइंट पे उस वक्त की बात कर रहे हैं हम। सो दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ v जो टेंजेंशियल है उस पॉइंट पे। ओके, दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ r, पोजीशन वेक्टर। अब देखिए, ये दोनों एक में को कैसे है? परपेंडिकुलर है। यहाँ पे v शुड बी परपेंडिकुलर टू r, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है, और ओमेगा जो भी इस तरीके का होगा, ओके, आउटवर्ड डायरेक्शन में। सो ओमेगा जो है वो r को भी परपेंडिकुलर है, ओमेगा जो भी है वो v को भी परपेंडिकुलर है। सो ये तीनों क्वांटिटीज एक में को परपेंडिकुलर होंगे जब सर्कुलर मोशन होता है, तब ये आपको याद रखना है। ओके, सो दिस इज अबाउट द लीनियर एंगुलर वेलोसिटी
द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अगर आप मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखते हैं तो नो डाउट v इज इक्वल टू आर ओमेगा लिख सकते हो, लेकिन वेक्टर फॉर्म में हम जब लिखेंगे v, वेक्टर v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर ही होना चाहिए। अगर आप गलती से v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा लिखते हो सो दिस वन इज अ रॉन्ग वन। तो डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, सो दिस इज डिस्कशन अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हम डिस्कस करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। सो एंगुलर एक्सेलरेशन जनरली रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन इज आल्सो द वेक्टर क्वांटिटी। जब भी सर्कुलर मोशन होता है किसी पार्टिकल का तो उस वक्त एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उस वक्त उस पार्टिकल का जो भी एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो उसको हम यहां पे डिफाइन करने जा रहे हैं। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ टाइम। अल्फा कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ टाइम। अगर टाइम के साथ साथ पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी बढ़ता है, ओके, तो हम यहाँ पे अल्फा इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सो अल्फा इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ टाइम। अब यहाँ पे एक एग्जांपल्स के तौर पे हम समझेंगे। अब 3 केसेस कंसिडर करेंगे। कंसिडर द एग्जांपल ऑफ फैन, जो सीलिंग फैन होता है हमारा, उस फैन को हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लेंगे। ओके, अब जैसे ही हम फैन को स्टार्ट करते हैं तो फैन को थोड़ा सा उस ब्लेड का जो टिप पॉइंट होगा, फैन में 3 ब्लेड्स होंगे, तो उस एक का कोई भी एक ब्लेड का टिप पॉइंट इमेजिन कीजिए जो सबसे लास्ट में है। तो उसका जो भी मोशन होगा, ओके, जैसे हमने फैन स्टार्ट करेंगे तो उसका एंगुलर वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ते जाएगा अप टू सर्टेन टाइम। एक टाइम तक उसका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। ओके, अगर एंगुलर वेलोसिटी जब 0 से लेके बढ़ रहा है तो उस केस में विद टाइम अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ता है तो अल्फा जो भी होगा, अल्फा की वैल्यू ये पॉजिटिव होगा, मींस एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन उसको हम कहेंगे। सो अल्फा बिकम पॉजिटिव जब फैन को हमने स्विच ऑन किया। अब एक बार स्विच ऑन करने के बाद कुछ देर बाद आप ये नोटिस करेंगे कि उस फैन का जो भी ब्लेड का जो टिप पॉइंट है वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी घूम रहा है। कुछ देर बाद वो कांस्टेंट स्पीड से घूमते रहेगा। ओके, जब तक आप उसको ऑफ नहीं करोगे तब तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमेगा। अब अगर ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट है, ओके, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से वो घूम रहा है, तो उस केस में अल्फा की वैल्यू जो भी होगा वो 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है। अगर ओमेगा चेंज नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उस केस में अल्फा की वैल्यू 0 होगा। अगर अल्फा की वैल्यू 0 होता है तो दिस इज कॉल्ड एज एन अनएक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। अनएक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, ये एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन था। अब हम बात करेंगे कि जैसे फैन को हम स्विच ऑफ करेंगे तो उसी टिप पॉइंट को इमेजिन कीजिए, तो उसका जो भी स्पीड था वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। ओके, उसकी एंगुलर स्पीड कम कम होते जा रहा है। जब एंगुलर स्पीड कम होते जाता है तो अल्फा जो डिफाइन करेंगे, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ओमेगा गोज ऑन डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसे केस में अल्फा की वैल्यू जो भी होगा वो निगेटिव होगा, विच इज कॉल्ड एज एन रिटार्डेड सर्कुलर मोशन। उसको हम क्या कहेंगे? रिटार्डेड सर्कुलर मोशन। ओके, अब अल्फा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, ये 3 केसेस के बारे में 3 केसेस के बेसिस पे हमने डिस्कस किया था। दिस वन इज अ एक्सेलरेटेड, ओके, दिस वन इज अ यूनिफॉर्म नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, जब कांस्टेंट स्पीड से वो घूमता है। जब फैन को हम स्विच ऑफ करते हैं तो वो रिटार्डेड सर्कुलर मोशन होगा। ओके, अब यहाँ पे डिस्कशन हमें ये करना है कि इस एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिट। अब देखिए, यूनिट जो भी होता है अल्फा का, सो अल्फा का यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर।
ओके, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रैड पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ अल्फा। अब यहां पे डायरेक्शन क्या होगा? अगर पार्टिकल यहां पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ओमेगा का जो भी डायरेक्शन होगा वो जस्ट परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन आउटवर्ड होगा। ओके, ओमेगा का डायरेक्शन। लेकिन उस वक्त अगर ओमेगा की वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ता है, मीन्स एक्सेलरेटेड मोशन, तो उस केस में अल्फा का डायरेक्शन जो भी होगा इट इज पैरेलल टू द ओमेगा, मीन्स वो भी आउटवर्ड रहेगा। जब फैन कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है या किसी भी पार्टिकल का सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव हो रहा है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से, तो उस वक्त एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगा। ओके, लेकिन जब वो डी एक्सेलरेटेड मोशन में है, यानी जैसे हमने फैन को स्विच ऑफ कर दिया, जो भी टिप पॉइंट था उसकी एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम कम होते जा रहा है, तो उस केस में अल्फा का जो भी डायरेक्शन होगा, ओके, इट इज जस्ट एंटी पैरेलल टू ओमेगा। एंटी पैरेलल टू ओमेगा मीन्स एक्सेलरेटेड मोशन में अल्फा का डायरेक्शन और ओमेगा का डायरेक्शन सेम रहेगा। इन केस ऑफ रिटार्डेड मोशन अल्फा का डायरेक्शन और ओमेगा का डायरेक्शन ये अपोजिट होगा। अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ओके, और उसकी स्पीड कंटिन्यूसली कम कम होती जा रही है, कंटिन्यूसली कम कम होती जा रही है, तो उस केस में ओमेगा का डायरेक्शन आउटवर्ड रहेगा और अल्फा का डायरेक्शन ये इनवर्ड रहेगा, यानी दोनों एक में को एंटी पैरेलल है। ओके, सो दिस इज अबाउट द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब तक हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। फर्स्ट वन इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सेकंड वन इज द एंगुलर वेलोसिटी, थर्ड वन इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट्स अ लीनियर एक्सेलरेशन। सो लीनियर एक्सेलरेशन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं इन केस ऑफ ट्रांसलेशन मोशन, लेकिन इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन जो भी उस पार्टिकल के रिलेटेड जो भी लीनियर एक्सेलरेशन होगा उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मान के चलिए वही सर्कुलर पाथ है, दिस इज द एक्स एक्सिस, पार्टिकल का मोशन यहां से स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो एक इंस्टेंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल को हम इमेजिन करते हैं। अब इस पार्टिकल की जो भी वेलोसिटी होगा, लीनियर वेलोसिटी, उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके का होगा। अब यहां पे हम डिस्कस करेंगे उस पार्टिकल के लीनियर वेलोसिटी के बारे में। पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसकी जो भी लीनियर वेलोसिटी होगा किसी भी इंस्टेंट पे, उसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। ओके, तो अब जो भी लीनियर वेलोसिटी है, this one is a vector quantity, it has magnitude as well as direction, उसको मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। ओके, अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इन दोनों अगर चेंज होते हैं, इस वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अगर इस लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज होता है तो भी हम कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी चेंज होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक्सीलरेशन कुछ ना कुछ रहेगा। तो वेलोसिटी कैसे चेंज होता है देखिए ध्यान से। किसी भी पार्टिकल के वेलोसिटी जो भी चेंज होता है, मीन्स उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है या उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है या दोनों चेंज हो सकते हैं। अगर दोनों चेंज हो रहे हैं, ओके, तो भी वेलोसिटी चेंज होगा। तो यहाँ पे जो भी एक्सेलरेशन उस पार्टिकल का हो रहा है ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की वजह से, ध्यान से सुनिएगा जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, उस वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ऐसा इमेजिन करिए कीजिए। जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ओके, अगर उसकी स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ती है तो उस केस में v का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। अगर मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो उसके रिलेटेड जो भी एक्सेलरेशन होगा, दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज एन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय at। सिर्फ मैग्नीट्यूड के चेंज की वजह से उस लीनियर वेलोसिटी का जो भी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है उसके रिलेटेड जो भी एक्सेलरेशन होगा उसको हम at कहेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। लेकिन यहां पे अब एक पार्टिकल है, ऐसा इमेजिन कीजिए कि उसका सिर्फ
कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन हर इंस्टेंट पे उस वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जब पार्टिकल यहाँ पे था तो इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा था टेंजेंशियल, जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन ये होगा v का, अगर पार्टिकल यहाँ पे पहुंचता है तो टेंजेंशियल डायरेक्शन ये होगा v का। ओके, तो हर इंस्टेंट पे उस पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर डायरेक्शन सिर्फ चेंज होता है तो उसके रिलेटेड जो भी एक्सेलरेशन होगा, अगर डायरेक्शन चेंज मींस वेलोसिटी चेंज मींस एक्सेलरेटेड मोशन, तो डायरेक्शन की वजह से, चेंज इन डायरेक्शन की वजह से जो भी एक्सेलरेशन हो रहा है उस एक्सेलरेशन को हम रेडियल एक्सेलरेशन कहेंगे, उसको ए सफिक्स आर से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो भी लीनियर एक्सेलरेशन है इसके दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं। द फर्स्ट वन इज ड्यू टू द चेंज इन वेलोसिटी, ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एज एन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दूसरा एक्सेलरेशन जो भी आ रहा है, दूसरा कंपोनेंट, इट इज ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ दैट वेलोसिटी विच इज अ रेडियल एक्सेलरेशन। इस रेडियल एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहेंगे आगे जाके। फिलहाल के लिए हम रेडियल एक्सेलरेशन उसको कंसिडर करते हैं। सो जो भी नेट एक्सेलरेशन है, दिस नेट एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर सम ऑफ ए टी प्लस ए आर। ओके, तो ये दो टाइप के एक्सेलरेशन यहां पे रहेंगे। अब यहां पे सबसे मेन जो डिस्कस करना है हमें, कि सबसे पहले हम एटी के बारे में डिस्कस करेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये किसके रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड विद द चेंज इन स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल, एंड सिर्फ मैग्नीट्यूड उसका चेंज हो रहा है। ओके, तो ऐसे केस में जो भी अल्फा है, सॉरी, जो भी एटी है, दिस एटी कैन बी रिप्रेजेंट बाय dv by dt, dv by dt. Okay, so dv by dt, this is the velocity, rate of change of velocity means rate of change of magnitude of velocity change जो भी है with respect to time, तो it is equals to this one। लेकिन हमें एक इक्वेशन पता है, that equation is v is equals to r into ओमेगा। इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो at जो भी आएगा इट इज इक्वल्स टू r into d ओमेगा by dt। What is omega? Angular velocity. So at is equals to r into alpha. D omega by dt is a alpha. So this is a relation between tangential acceleration, which is equals to radius of that circle into angular acceleration. ओके, अगर इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना है उसी तरह तो हम लिख सकते हैं at is equals to अल्फा क्रॉस r, जैसे वो लिखा था उसी तरह हम लिख सकते हैं। अब मान के चलिए कि जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है वो यूनिफॉर्म ओमेगा से कर रहा है, मींस उसका स्पीड कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ऐसे केस में जो भी अल्फा रहेगा वो 0 होगा, उस केस में at की वैल्यू 0 आएगा। ओके, सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 आएगा, लेकिन कब? अगर ओमेगा ये कांस्टेंट है तो। अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 आएगा। सो हमें फिलहाल इस इक्वेशन को अच्छी तरह से याद रखना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r इनटू अल्फा। तो ये होगा एक डिस्कशन। अब ये at का डायरेक्शन कैसे होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई पार्टिकल का स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ता है तो उस केस में वेलोसिटी का डायरेक्शन जो भी होगा उसी डायरेक्शन में ये at रहेगा। मैं रिपीट करता हूं, जो पार्टिकल, क्योंकि at जो भी है इट इज ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ओके, टेंजेंशियल जो भी एक्सेलरेशन होता है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से आ रहा है। अगर कोई पार्टिकल है उसका स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ता है, ओके, स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ता है, तो इन दैट केस तो जो भी एक्सेलरेशन होगा at टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसका डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन ये पैरेलल रहेंगे, सेम डायरेक्शन में रहेंगे। अगर मान के चलिए कि किसी केस में
उस पार्टिकल का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कम हो रहा है, उस पार्टिकल का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कम हो रहा है, तो उस केस में जो भी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा, अब पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है लेकिन उसका स्पीड कम कम होते जा रहा है, उसका स्पीड कम कम होते जा रहा है, उस केस में जो भी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा इट इज अपोजिट टू दिस वेलोसिटी, सो ये एंटी पैरेलल होगा। ओके, सो लाइक दिस वन, सो दिस इज अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द एटी। अब हम डिस्कस करेंगे ए आर को, मीन्स रेडियल एक्सेलेरेशन को, जो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड से कुछ लेना देना नहीं है इसका, ये सिर्फ उस वेलोसिटी का जो भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो भी एक्सेलेरेशन हो रहा है, दैट एक्सेलेरेशन इज अ रेडियल एक्सेलेरेशन, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन भी कहेंगे। तो इस केस में यहां पे मान के चलिए कि पार्टिकल यहां पे, imagine that particle is here, okay, so with respect to position center, उसका जो भी पोजीशन वेक्टर है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर विच इज इक्वल टू आर। ओके, ये पोजीशन वेक्टर है उसका। फिलहाल इस इंस्टेंट पे वो ऑलरेडी मोशन में है, तो एक इंस्टेंट पे पार्टिकल यहाँ पे, तो जब पार्टिकल का मोशन हो रहा है तो हर इंस्टेंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यानी लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता तो यहाँ पे जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इट इज इक्वल टू ए आर। अब ए आर जो भी है, दिस ए आर दैट इज अ एंगुलर सॉरी रेडियल एक्सेलरेशन, दिस रेडियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, आगे जाके इसको हम डिराइव भी करने वाले हैं। फिलहाल के लिए ए आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, यहाँ ए आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर भी हम लिख सकते हैं। सो ये जो भी रेडियल एक्सेलरेशन है इसका डायरेक्शन कैसा होगा, सो इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, ओके, टुवर्ड्स द सेंटर, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ए आर, इट इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा। सो दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज एन रेडियल एक्सेलरेशन। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि लीनियर एक्सेलरेशन of that particle which is performing circular motion, it has a two components, one is tangential acceleration, second is a radial acceleration, और net acceleration जो भी होगा it is a vector sum of these two। okay, अगर इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, आगे जाके बहुत बार हमें इसको यूज करना है। तो इस वीडियो में हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और उसके बाद लीनियर वेलोसिटी के बारे में भी डिस्कस किया था। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी वो भी हमने देखा है। सबसे लास्ट में देखा था कि लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ दैट पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, इट हैज अ टू कंपोनेंट्स, वन इज अ टेंजेंशियल, सेकंड वन इज अ रेडियल। तो टेंजेंशियल जो भी होता है इट इज ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और रेडियल एक्सेलरेशन जो भी होता है इट इज ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हमें टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ पे उस केस में भी हम इनके डायरेक्शंस को अच्छे तरह से स्टडी करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।